वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल एमएलटी। तो आज की लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल क्या होता है। ठीक है ना, तो जो हम सेल होता है ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी। ठीक है ना, तो जो सेल है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, और जो सेल होता है इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल होता है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे होती है। देखिए, जो हमारी बॉडी में जितनी भी संरचनाएं हैं, हाथ मेरा बना है, मेरा पैर, नोज, ईयर, आँख, ये सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। और जो यहाँ वर्क होता है, जैसे मेरा ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना या जितना भी एक्टिविटी हो रही है मेरी बॉडी में, वो सब सेल की वजह से होती है। इसीलिए हम बोलते हैं जो सेल होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और ये स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो जो साइटोलॉजी होती है, सेल की अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। मैंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जो सेल होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, देखिए यूनिसेलुलर में मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जब मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा था। तो जो हमारे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं, ईस्ट फंगी का एक टाइप होता है, और बैक्टीरिया, ये जितने तीनों हैं ये सारे यूनिसेलुलर में आते हैं। मतलब यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक सेल में ही इनका सारा कुछ हो जाता है, जितना भी एक्टिविटी होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, प्रोटोजोआ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, ये सब आपको डिटेल लेक्चर दूंगा मैं माइक्रोबायोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा तो। और जो मल्टी सेलुलर आते हैं इनमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, जीव, जैसे प्लांट्स, मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, और जो ह्यूमंस होते हैं जैसे हम हो गए, तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। अब तो इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है ना, तो जो सेल होती हैं मैंने आपको बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, और किसी में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इसीलिए इसी के बेस पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक, पहली होती है प्रोकैरियोटिक, तो दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रो मतलब पुराना, ठीक है ना, पहले की जो सेल्स होती थी, तो उनमें क्या होता था कि उनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते थे वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए थे। ठीक है ना, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रॉपर डेवलप थे और प्रेजेंट भी थे। ठीक है ना, डेवलप प्रेजेंट वही है एक बार। जैसे कि देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जितने भी थे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट थे। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे इनमें प्रेजेंट थे। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए इतनी देर से मैं सेल सेल पढ़ा क्यों रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, क्योंकि मैंने बताया सेल जो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, इसी से हमारी बॉडी बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन सेल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कैसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो देखो जो हमारी सेल्स होती है ना, सेल्स बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स होती है हमारी पूरी बॉडी में। ये देखो मेरा हाथ, इस पूरे हाथ में एकदम बहुत छोटी बहुत सारी सेल्स पाई होंगी। ठीक है ना, तो ये जो सेल्स है ये आपस में मिलकर, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, और हमारी बॉडी में तरह तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, तो अलग अलग सेल्स मिलकर अलग अलग टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ये टिश्यू जो होते हैं आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि हो गया हमारा जीआईटी ट्रैक देख लो, इसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, माउथ, ईसोफेगस, और ये सब मिलकर हमारे एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो हमारा पाचन तंत्र बन जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मिलकर, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे मिलकर
सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया सेल को हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। आगे आपको सेल के बारे में तो आज बता दूंगा, और टिश्यू के बारे में बताऊंगा। पूरा टिश्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन्स और सिस्टम और बॉडी। सिस्टम बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, तो जितने भी सिस्टम है 10-11 सिस्टम है, आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन सेल्स की बात करें तो सबसे पहले हम तो साइज देखते हैं कि साइज कितना होता है सेल्स का। तो जो साइज होता है 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर सेल्स का साइज रहता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती हैं और सबका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स मतलब ह्यूमन बॉडी में कितनी संख्या में नंबर सेल्स पाई जाती हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं। और ह्यूमन बॉडी में अगर लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सेल्स की बात करें, तो वो होती है ओवम। एंड सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करें ह्यूमन में, तो वो होती है स्पर्म। और सबसे लॉन्गेस्ट, देखिए यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, कोई पूछे सबसे बड़ी तो बोल देते हैं ओवम, कोई अगर लार्जेस्ट भी पूछता है तो अचानक से उनका दिमाग में यही आता है ओवम। तो देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी कोशिका। ठीक है ना, बड़ी मतलब ऐसे साइज में बड़ी। और लार्जेस्ट अगर ये लार्जेस्ट होगी, ये बड़ी है। ठीक है ना, और ये लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी सेल्स, लंबाई में कौन सी बड़ी होती है, तो ये होती है हमारी न्यूरॉन सेल्स, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है ना, हमारा जो मस्तिष्क रहता है उसमें न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है। ठीक है ना, एंड अब आपको 2 पॉइंट और बताता हूँ स्पेसिफिक। ठीक है ना, क्या होता है, द फास्टेस्ट सेल डिवीजन इन द ह्यूमन बॉडी अकर्स इन हेपेटोसाइट सेल्स ऑफ लीवर। जो हमारा लीवर होता है वो हेपेटोसाइट सेल्स से मिलकर बना होता है। और हेपेटोसाइट सेल्स की विशेषता होती है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। इसीलिए अगर आप किसी को अपना आधा लीवर डोनेट भी कर देंगे ना, तो आपका भी लीवर और जिसको आपने डोनेट किया है उसका भी लीवर प्रॉपर डेवलप्ड हो जाता है पूरा। ठीक है ना, एंड क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी से सेल डिवीजन होता है लीवर में। ठीक है ना, और क्या लिखा है मैंने, द लास्ट अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन द नर्वस न्यूरॉन सेल्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा मस्तिष्क रहता है वहाँ मैंने बताया कि न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं। तो जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनकी भी एक विशेषता होती है, वहाँ पर जो होता है सेल डिवीजन सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब न्यूरॉन सेल्स में सेल डिवीजन सबसे कम होता है तो फिर वहाँ ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। क्योंकि ट्यूमर कैसे होता है, एक फिर कैंसर कैसे होता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है सेल्स का, तभी कैंसर होता है। ठीक है ना, ये ट्यूमर भी तभी होता है। क्या होता है, जो हमारा पूरा ब्रेन रहता है वो 90% न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, एंड 10% उसका जो हिस्सा होता है उसमें ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। तो जो ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं उन्हीं में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है ग्लियल सेल्स का, तभी हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सेल का स्ट्रक्चर, मतलब सेल की संरचना कैसी होती है, या वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, मतलब किन किन ऑर्गेनेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो हमारा सेल होता है उसके सबसे आउटर साइड देखेंगे तो वो हमको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है ना, वो एक ऐसे थैले जैसी संरचना रहेगी उसकी। ठीक है ना, सेल, ये एक कोशिका का डायग्राम मैंने बनाया है, सिर्फ एक सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। फिर मैंने ये बाहर का बना दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड रहता है। ठीक है ना, तो जो लिक्विड रहता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये सेल के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मा, क्योंकि सेल का दूसरा नाम साइटो होता है, सेल को हम साइटो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंड उसके सेंटर में बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इनके सब, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना, सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे सेल के अंदर लिपिड को करता है, मतलब फैट को करता है। ठीक है ना, सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक, जो लाइसोसोम रहता है इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जैसे कोई
सेल का ऑर्गेनेल्स अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या करता है, ये अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, तो जब ब्लास्ट होता है तो इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस, अब देखिए सेल के अंदर अगर एनर्जी बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, तो कुछ ऐसा भी ऑर्गेनल चाहिए जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करे। नहीं तो अगर इसी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, है ना। और अगर मैं जैसे अब बोल रहा हूँ या मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ को एनर्जी चाहिए, और मेरी एनर्जी अगर सिर्फ यहीं के सेलों में बनेगी, यहाँ की एनर्जी तो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम गोल्जी एपरेटस के नाम से जानते हैं। ये गोल्जी एपरेटस क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। और मैं इन सभी के बारे में डिटेल लेक्चर दूंगा आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी मैं इसके लिए डिटेल लेक्चर लेकर आऊँगा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, उसमें डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।